तो हेलो बैंकर्स, कैसे हैं? तो गाइस, आई होप आप लोगों ने जो मॉडल वाई सीरीज़ में लेके लगातार चल रहा हूँ, इसको आपने देखा होगा। तो हम लोग ने मॉडल ए पूरा कर लिया, हम लोग ने मॉडल बी पूरा कर लिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल सी का कंप्लीट एमसीक्यू सेशन, जहां हम मॉडल सी को बहुत ईजी वे में पूरा करेंगे थ्रू एमसीक्यू। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। आई होप आई एम प्रॉपर ऑडिबल एंड विजुअल टू एवरीवन। मुझे कंफर्म कर दीजिए जल्दी से, क्या मैं प्रॉपर विजुअल एंड ऑडिबल हूं आप सभी लोगों के लिए? जल्दी से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल सी के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। एंड जो भी आपने थ्योरी पार्ट आज पढ़ा, मैं इसको भी आज कुछ शामिल कर रहा हूं जो आपने शाम को पेड कोर्स में पढ़ा है। बहुत मजेदार होने वाला है क्वेश्चन। आज का लेवल मॉडरेट मैंने रखा है, नॉट इजी ना हार्ड। मॉडरेट मतलब इजी ही समझिए। तो जल्दी से मेरा एक रिक्वेस्ट सभी बैंकरों से है कि भाई रात 10 बज चुके हैं और सेशन स्टार्ट होने वाला है। जिस भी सोशल मीडिया पे आप ऐड हैं, जल्दी से लिंक को कॉपी करें एंड सभी सोशल मीडिया पर इसे करें शेयर, जिसे आपके साथ साथ और भी लोगों को बेनिफिट हो पाए। चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट डज द बैक ऑफिस डू इन द डीलिंग रूम? यानी जो डीलिंग रूम है उसका जो बैक ऑफिस है वो क्या करता है? हम लोग कितने अच्छे से पढ़ा है इसको शाम को। डील को प्रोसेस करते हैं, अकाउंट को प्रोसेस करते हैं, या रिकंसिलेशन करते हैं, या सभी काम करते हैं? बताइए, व्हाट डज बैक ऑफिस डू इन द डीलिंग रूम? मैंने क्या आपको बताया था? एक फ्रंट ऑफिस, एक बैक ऑफिस और एक मिडिल ऑफिस। जितना भी डीलिंग होने की बात है, डीलिंग कैसी होगी, डीलिंग कौन लेके आएगा, वट एवर, कितना रेट होगा, वट एवर, ये सारा फ्रंट ऑफिस। उस डीलिंग का अब डील हो गया, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये सारा काम बैक ऑफिस करता है। उस डीलिंग में क्या कंप्लाइंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या रिस्क हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, वट एवर, ये काम करता है मिडिल का। तो यहां पर आंसर हमारा क्या होगा? डी नंबर। सभी लोगों को नमस्कार है, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आई होप, रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जितने भी हमारे नए बैंकर साथ जुड़े हैं, ओली बोर्ड पर आप इस प्लेटफॉर्म को करें जरूर सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, डेली मेरे साथ जुड़िए रात 8 बजे। क्लास दे के देखिए, आपको ऐसा दिखेगा क्या अंतर है वहां पर। वहां हम लोग एक एक कंटेंट को बहुत डिटेल में कवर करते हैं और यहां करते हैं ओनली प्रैक्टिस। चलिए नाउ अगला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। द मिड ऑफिस इन द डीलिंग रूम इज हैंडलिंग विच टाइप ऑफ वर्क? यानी कि आपको ये बताना है कि हमारा जो डीलिंग रूम है वो किस प्रकार के वर्क को हैंडल करता है। रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, या फंड मैनेजमेंट? बताइए क्या होगा एवरीवन, जल्दी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और आई होप ये किसी का गलत भी नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, मैं देख रहा हूं अनुपिता, आपका 4 कैसे हुआ मुझे बताइए। धर्मेंद्र जी, आपका तीसरा कैसे हुआ? देखो फिर भूल गए आप लोग, अभी मैंने पीछे क्या बोला, मैं फिर से कह रहा हूं। एक आपका है फ्रंट ऑफिस, जिसका काम एक है डील को लाना। डील कहां करे, निवेश कहां करे, इन्वेस्टमेंट कहां करे। दूसरा है मिड ऑफिस, इसका काम है ओनली रिस्क पर फोकस करना, इस पूरे डील में कितना रिस्क है। और जो बैक ऑफिस है उसका काम है मैनेजमेंट करना, अकाउंट रिकंसिलेट करना, सेटलमेंट करना, है ना। तो अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा? ग्रेट ना। तो बीएफएम में ना, अगर आप देखो बीएफएम के रिजल्ट को ना, जितने लोग क्वालिफाई करते हैं आप उनसे पूछना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहे, लैंग्वेज कैसे है।
दिस इज नॉट लाइक ऑफ एबीएम पेपर एंड बीआरबीएल पेपर, थ्योरी रट लिया। यहाँ लैंग्वेज का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। तो लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट, तो फिर हम आंसर 4 क्यों दे रहे हैं? सो आंसर हमारा होगा रिस्क मैनेजमेंट। अब क्योंकि यूट्यूब पर समय कम होता है तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे सकते हैं आपको, वो कहाँ देते हैं? पेड कोर्स में। चलिए, जो मिड ऑफिस है ना वो डील करता है रिस्क मैनेजमेंट को एंड ऑल्सो पैरामीटर भी सेट करता है रिस्क के, इंक्लूडिंग फॉरेक्स ऑपरेशन, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को लेकर। अगला, यह क्वेश्चन एक्चुअली मॉडल बी का आ गया है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। जब भी हम वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल चार्ज फॉर जनरल मार्केट रिस्क ऑन इंटरेस्ट रेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, बैंक शुड रिकॉग्नाइज द बेसिक रिस्क एंड गैप रिस्क, ठीक, डिफरेंट मैच्योरिटी विद इन डिफरेंट टाइम बैंड। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच स्मॉल कैपिटल चार्ज ऑन मैच पोजीशन इन ईच टाइम बैंड विल बी एप्लीकेबल, यानी कि मिनिमम कितना चार्ज होगा जब कोई पोजीशन बैंड के साथ मैच करता है। 5% कैपिटल चार्ज कम से कम, या 10% कैपिटल चार्ज, या 15% कैपिटल चार्ज। एवरीवन, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इंडिया में सेशन को लाइक करने का पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सर बेनिफिट आपको ही होगा, आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव होगा। अभी चल रहा है फरवरी मंथ और हम लोग का एग्जाम कब होगा? दिसंबर में। जरा सोचिए, 3 मंथ्स के बाद तो अकाउंट में आपके वीडियो ये सेव रहेगा। तो यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट, याद रखिएगा, रट लीजिए, जब भी हम कैपिटल चार्ज को करते हैं कैलकुलेट बेसिकली फॉर मार्केट रिस्क में, और अगर हमारा पोजीशन मैच होती है बैंड के हिसाब से, जितना रिस्क जितना पोजीशन, तो कम से कम हम 5% चार्ज कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम 5%। द आंसर इज 1। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी मॉडल बी का आ गया है। अल्टमान मॉडल, यानी सुना होगा आपने, हम लोगों ने कोई स्टडी भी सॉल्व की थी, अल्टमान जेड स्कोर फॉर यूएस मैन्युफैक्चरिंग फर्म is a model that expresses the measure of default. It forecasts the possibility of a firm entering into bankruptcy within how many period? 12 month, 6 month, 24 months, और इनमें से कोई नहीं। आज का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, जल्दी से। और आप लोगों से मेरा दुख इस बात का है कि आप लोग मुझे सेशन होने के बाद जब ये वीडियो बंद हो जाता है, आप मुझे कमेंट नहीं करते वीडियो के नीचे जाके कि आपका स्कोर, एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि आपका स्कोर्स कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में नहीं, वीडियो के नीचे जाके कमेंट करना आपको कि आपका स्कोर आज का कितना आ रहा है, एंड लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक कि आपको सेशन ये कैसे लग रहे, या आपका कौन सा पोर्शन वीक है, लेट मी नो, बिकॉज वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइस। तो आने वाले 12 महीनों में हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी यही बताता है अल्टमान जेड स्कोर। और आपको ये इसको याद रखना, ये बहुत हेल्प करता है आपको। 1.2x1 यानी कि 1.2, 1.4, 3.3, 0.6 एंड 1, यही वेटेज निकालते हैं। स्कोर आने के बाद पता चलता है स्कोर कैसा है। अगर स्कोर 1.99 से कम है यानी कि आप बैंकरप्ट जरूर होंगे, है ना। अगर स्कोर 3 से ज़्यादा है यानी कि आप ग्रे में, आप बैंकरप्ट नहीं होंगे, सॉरी ग्रीन जोन में। ग्रे मतलब क्या होगा? 2.9 से कम, 1.8 से ज़्यादा। नाउ व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रेशियो इन बेसल 3 एज पर बेसल कमिटी एंड आरबीआई, यानी कि जो बेसल 3 कमिटी ने डिराइव किया कार रेशियो का, वो कितना होना चाहिए मिनिमम, और जो आरबीआई ने डिसाइड किया वो कितना होना चाहिए। 8%, 9%, 7%, 8%, 8%, 8.5%, सॉरी 8.5%, या दोनों ही का 8%, 8%? बताइए जल्दी से।
वाई? शास्त्री जी, वाई यू गिवन एनी स्पेसिफिक रीजन? तो बेसल क्या कहता है कि 8% होना चाहिए, और आरबीआई क्या कहता है कि 9% होना चाहिए। नो, अब कुछ वन लाइनर जहां आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आज मैंने थोड़ा सा ट्रिकी किया है। मुझे बताइए, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग मिरर अकाउंट? मिरर अकाउंट क्यों हम मेंटेन करते हैं? ये क्या होता है मिरर अकाउंट? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने HSBC के पास ओपन किया नोस्ट्रो अकाउंट। अब जो डील हो रही है फॉरेन करेंसी में, वो सारी डील हो रही है नोस्ट्रो अकाउंट में। तो हमें भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो हम नोस्ट्रो का अपने पास कि भाई कितना करेंसी हमने दिया, कितना उन्होंने हमको दिया, मिरर करते हैं। तो इसीलिए नोस्ट्रो अकाउंट का हर एक बैंक जैसे इंडिया में मिरर अकाउंट ओपन करता है फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द कैश फ्लो, कि कितनी डोमेस्टिक करेंसी फ्लो हो रही है और कितनी फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है। सो टू फैसिलिटेट रिकंसिलेशन ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, ग्रेट। हमारे साथ मतलब बहुत प्यारे कमेंट आया है, बहुत मजेदार कमेंट। उनका कहना है ग्रेट। ना, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा टू फैसिलिटेट। नाउ सेटलमेंट रिस्क की अगर हम बात करें, मे बी डिस्क्राइब एज, जो सेटलमेंट रिस्क होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मुझे बताइए जल्दी से। जो सेटलमेंट रिस्क होगी उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं एक काइंड ऑफ फॉरेक्स रिस्क। ठीक है, अगला, ये तो बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। जब भी अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले टॉपिक भी कवर किया है, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी की बात करते हैं, अगर बिलोंग करता है लेवल 2B में, तो मुझे बताइए उस पर हेयर कट कितना % होना चाहिए? भाई ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब भी हम HQL के बारे में बात करेंगे ना, तो ये दो प्रकार के होते हैं, या तो लेवल A या तो लेवल 2B, है ना। लेवल 2 में भी दो होते हैं, 2A और 2B। तो यहां पूछ रहा है 2B का कितना होना चाहिए हेयर कट %? बताइए एवरीवन। धर्मेंद्र जी, नो, 50%, 15% हो, 50% होगा। प्लीज जाके क्लास देखिए। हु इज बेनिफिशियरी टू LC? LC का बेनिफिट किसको मिलता है? जो LC है वो किस, उसको यूटिलाइज किस, कौन बेनिफिशियरी होता है? तो ऑब्वियसली जो एक्सपोर्टर होता है, जो सेलर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। नाउ मुझे बताइए, टाइम रिस्क को हम ग्रुप करके रखते हैं किसके साथ? जो टाइम रिस्क होता है वो ग्रुप अंडर किसके साथ टाइम रिस्क को ग्रुप करके रखते हैं? तो आंसर हमारा होगा लिक्विडिटी रिस्क। शास्त्री जी, ये मुझे बताइए, एस कुमार जी ने आंसर दिया, एप्लीकेंट कैसे होगा सर? एप्लीकेंट बेनिफिशियरी नहीं होता है, एप्लीकेंट इशूअर होता है, जिसने इशू करवाया। मैं एक इंपोर्टर हूं और आप एक एक्सपोर्टर हैं, तो मैंने अपने बैंक को कहा कि भाई साहब एक LC इशू करके दीजिए। तो हमको नाम दिया, एप्लीकेंट नाम दिया गया, इंपोर्टर नाम दिया गया, बायर नाम दिया गया, और ये LC किसके लिए मैंने जारी किया है? एक्सपोर्टर के लिए। तो ये इसका फायदा किसको होगा? एक्सपोर्टर को होगा। इसे हम एक्सपोर्टर भी कहते हैं, बेनिफिशियरी भी कहेंगे, इसे हम सेलर भी कहेंगे। ओके एस कुमार जी, चल, तो टाइम रिस्क को हम लिक्विडिटी रिस्क के साथ मिला के रखते हैं ग्रुप अंडर। नाउ जब भी बात होती है रीप्राइजिंग को लेकर, ये रीप्राइजिंग रिस्क कब आती है? अगर व्हेन लोन मैच्योरिटी इज व्हाट एंड
डिपॉजिट मैच्योरिटी इज व्हाट मंथ, यानी अगर हमने किसी को लोन दिया और हमारा जो डिपॉजिट मैच्योरिटी है उसमें जब मिसमैच होता है तो रिस्क होगा। तो 1 ईयर लोन मैच्योरिटी है और अगर हमारी डिपॉजिट 6 मंथ है तो हम कंसिडर करेंगे, या 1 ईयर 12 मंथ, या 1 ईयर 18 मंथ, या नन। क्या होगा आंसर? रीप्राइसिंग रिस्क कब आएगा आपके ऊपर? ये तब आएगा आपने लोन दिया 1 साल के लिए या 5 साल के लिए और आपके पास जो डिपॉजिट्स आया है जिसके द्वारा आपने पैसा दिया वो पता चला 2 साल का है। तो जब भी लोन मैच्योरिटी ज़्यादा होगा और डिपॉजिट मैच्योरिटी अगर कम होगी तो हमेशा रीप्राइसिंग रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा आपके बैंक को। व्हाट अ ग्रेट डे टुडे। तो आप सभी लोगों को वैलेंटाइन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, बिकॉज वैलेंटाइन डे मीन्स लव, इमोशन का डे है। तो भाई इस इमोशन पर कंपनी हैज गिवन यू मैक्सिमम बेनिफिट टू द बैंकर्स। अगर आप आज और कल के अंदर में आपने ये प्लान लिया और अगर आपने उस प्लान में राजीव यूज किया, बड़ा प्यारा नाम है राजीव का मीनिंग, तो आपको इमीडिएट उस प्लान पर 2 बेनिफिट होंगे। पहला, जो उसकी वैलिडिटी है वो चेंज हो जाएगी, एंड दूसरा आपको मिलेगा 25% ऑफ अगर आप मेरा प्लान यूज करते हैं तो जरूर ये ऑफर यूटिलाइज करिए। अगर अभी तक अगर आपने प्लान नहीं लिया तो एक बार याद रखिए, बिना पेड कोर्स के CIB क्वालिफाई करना असंभव है, असंभव। यूट्यूब हैज गिवन यू वेटेज फॉर रिवीजन ओनली, यूट्यूब हैज नॉट गिवन यू द होल कॉन्सेप्ट क्लियर। ये बात मान लीजिए सभी लोगों को। अब जरा सोचिए, जिन्होंने हमसे क्लास ली, कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, उनका इस मंथ तक सब कुछ पूरा हो जाएगा, वो लगातार करेंगे रिवीजन। सो दिस इज टॉक अबाउट द वैलिडिटी, ये बेनिफिट्स है। अवेल करें, विजिट करें oliboard.in पर। आज ही पढ़ाएगा जी, गलत मत करिएगा। अभी 8 बजे पढ़ाया एक क्वेश्चन कि कैश मैनेजमेंट बिल इशू कैसे करते हैं, एट ए डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, या एट ए फेस वैल्यू टू डिस्काउंट वैल्यू, या कुछ भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। थैंक यू एस कुमार जी, थैंक यू थैंक यू। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कैश मैनेजमेंट बिल एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका पर्पस क्या होता है, टू रेज मनी। आज ही बताया है आप लोगों को, टू रेज मनी। और इसमें कोई टेन्योर नहीं होता है, क्लॉज है कि जब भी ये इशू होगा 90 दिनों से कम के लिए होगा, लेस देन। इसका कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता है, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसा होगा, लेकिन ये हमेशा मिलता है फेस वैल्यू पर, डिस्काउंट पर। तो इसीलिए आंसर होगा नॉट 12 का सी एस कुमार जी, आंसर होगा 12 का ही। जरा सोचिए ना, इसका क्या मतलब होगा। लिखा हुआ है 1000 करोड़ रुपए, ये फेस वैल्यू है, इस पर हमने आपको दिया 10% डिस्काउंट, दिस इज द नंबर 1। या हमने आपको कहा है कि 10% यानी 1000 रुपीज, 100 रुपीज पर हमने आपको 1000 डिस्काउंट दिया, उल्टा मैंने लिख दिया। सो दिस इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट बिल में सिमिलरिटी है ट्रेजरी बिल की तरह, बट कैश मैनेजमेंट बिल ओनली फॉर लेस देन 91 डेज के लिए इशू होता है, बाकी सारे फीचर्स इसमें सेम है। ठीक है, चलिए, बहुत मजेदार। और ये बताएगा कि आज आपने शाम को कितना मन से वो टॉपिक कवर किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था CMB को लेकर। तो मुझे बताइए जल्दी से कि जो कैश मैनेजमेंट बिल होता है जो कि 2010 में इशू किया गया, इन कंसल्टेशन विथ RBI इशू ए न्यू शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम जानते हैं कैश मैनेजमेंट बिल के रूप में, जिसका काम क्या है, टू मीट टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैच ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको ढूंढना क्या है, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहला, CMB इन इंडिया आर नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि लेस देन 91 डेज के लिए इशू होता है। दूसरा, CMB हैव द जेनरिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेजरी बिल, फीचर्स लगभग सेम है। जो टेन्योर होता है, नोटिफाई अमाउंट होगा, डेट ऑफ जो इशू होगा,
ये प्रपोज करता है कैश मैनेजमेंट बिल की सरकार को रिक्वायरमेंट कितनी है, लेकिन उसका टेन्योर होगा वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 91 डेज से कम होगा. नाउ द बिल आर इशू एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, है ना, थ्रू ऑक्शन एज इन केस ऑफ ट्रेजरी बिल. Now the amendment of auction of the bill is made by Government of India through separate press release issue 1 day prior to the date of auction. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा गलत है. दूसरे को दूसरे को देख के मत आंसर दीजिएगा गाइस, ये बड़ी खतरनाक चीज है. आप पहले अपने आप को देखिए कि आंसर क्या है ना. अक्सर दूसरे गलत करवा देते हैं. चलिए, आपका सोचना बिल्कुल सही है. कभी भी इस बिल का अनाउंसमेंट सरकार नहीं करती है, यहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना. चलिए, और इसमें क्या चीज है, इसका जो सेटलमेंट होता है वो होता है T+1 डे के हिसाब से, मतलब आज डील हुई और कल ही आपको पैसा मिल जाएगा. ये कोई बिडिंग नहीं होती है ना. ये बिल ट्रेडेबल है और आप इस बिल को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ SLR मेंटेन सिक्योरिटीज के रूप में. ठीक है. नाउ जब भी हम प्रोविजन करते हैं एनपीए का, और अगर हमारा एनपीए स्टैंडर्ड एसेट के फॉर्म में है तो, और अगर एसेट अंडर मीडियम इंटरप्राइजेस में है तो मुझे बताइए प्रोविजन कितना % होगा. यानी कि इट्स ऑल अबाउट मीडियम इंटरप्राइजेस की बात हो रही है. 0.25 होगा, 0.40 होगा, 0.60 होगा या नील होगा. बोलिए सर शास्त्री जी. नो, ये कहाँ छुपा हुआ बताइए. ओके सॉरी, आंसर नहीं दिख रहा था क्या शास्त्री जी. नाउ क्लियर. थैंक यू. तो इसका क्या होना चाहिए 0. देखिए समझिए, पर इंपॉर्टेंट चीज है ये. और जब मैं मॉडल डी कराऊंगा ना तो लिख लीजिए 5 मार्क्स का केस स्टडी इस बार भी आई है दिसंबर में, कि अगर हमारा स्टैंडर्ड लोन है तो उसमें क्लॉज क्या है. जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो 0.25% सबका अलग अलग है, और उसके अलावा जो भी आएगा उन सबका 0.40% हम करते हैं प्रोविजन. दैट मीन्स मैंने किसी को लोन दिया 1 लाख रुपए, उसमें हमारा जो आउटस्टैंडिंग है सपोज वो 20,000 है. इस पर हमारा रिस्क वेटेज मान लो 10% है, यानी कि 2,000 रुपये. तो इस 2,000 रुपये का हम करते हैं प्रोविज़न, है ना. तो वो प्रोविज़न क्या होगा, अदर्स में 0.40 स्टैंडर्ड केस में, और बाकी में है तो ये. नो, अगर ये जाएगा सब स्टैंडर्ड में तो वहाँ पर 2 नियम ही ओनली है. अगर लोन सिक्योर है तो 15% प्रोविज़न, और अगर लोन अनसिक्योर है तो 25%. अब आपसे मेरा एक टास्क है, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, आप मुझे बताना कमेंट करके कि जब भी हम एनपीए प्रोविज़न करते हैं तो डाउटफुल के केस में D1, D2, D3 का प्रोविज़न क्या होगा. यहाँ नहीं सर, कमेंट करके सेशन खत्म होने के बाद D1, D2 और D3 में प्रोविज़न क्या होगा एवरीवन. ये आप लोगों का टास्क है एवरीवन, मैं देखूंगा. व्हाट आर द 2 रिजर्व रिक्वायरमेंट that treasury has to comply with? MCLR, SLR, CRR, SLR, रेपो रेट, CRR, या इनमें से कोई नहीं. बताइए.
जल्दी से, जो ट्रेजरी है इसका मेन पर्पस क्या है, कौन से दो रिजर्व को ये बहुत ध्यान से मेंटेन करती है? नौ, तो दो पे बहुत फोकस करती है, सीआरआर और एसएलआर, और इनकी जिम्मेदारी भी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देख लो कि आपको एसएलआर भी मेंटेन करनी है। आपके पास इन्वेस्टमेंट वहां भी करो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, यानी आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें एक भी सिक्योरिटीज नहीं, अब एसएलआर मेंटेन कहां से करोगे? तो ट्रेजरी इज द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मीट द सीआरआर, जो कि सभी बैंकों को मेंटेन करना होता है, गाइडलाइन है अपने टोटल एनटीएल का। एंड ऑल्सो इन्वेस्ट करिए फंड वहां पर उन सिक्योरिटीज में जिनको आप यूटिलाइज कर पाए अपने एसएलआर के फॉर्म में, ठीक है। सो ट्रेजरी फंक्शन वॉज एसेंशियली लिक्विडिटी मैनेजमेंट, एंड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेजरी वॉज कंसिडर्ड ए सर्विस सेंटर एंड कंप्लायंस सेंटर। आपको बताना क्या है कि जो ट्रेजरी एक्टिविटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक फंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, फॉरेक्स ऑपरेशन, ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सर्विस इन मल्टी करेंसी इन्वायरमेंट। सो इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिसिएट द थ्री रोल ट्रेजरी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले। वो रोल कौन कौन से हैं आपको ये बताने हैं। नंबर 1 लिक्विडिटी मैनेजमेंट, नंबर 2 प्रोप्राइटरी पोजीशन, नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेजरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड अक्रॉस करेंसी, एंड ऑल्सो उनकी जिम्मेदारी है कि जो बैंक को रिजर्व रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो पाए। ज़्यादा कैश ना जमा कर दे, निवेश कर दे कि हमारे पास ही कैश ना रहे मेंटेन करने के लिए, और आप निवेश करें इन्वेस्टमेंट तो सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट हो तो हम उसे एसएलआर को भी फॉलो कर पाएंगे। ट्रेजरी में ट्रेड इन करेंसी में भी काम करती है टू गेट द प्रॉफिट, और आपका जो ट्रेजरी है विल हेल्प मैनेजमेंट फॉर एसेट लायबिलिटी mismatch and will provide derivative tool to manage risk in client business and will also manage risk inherent in proprietary position। तो बताइए, और डी कहता है ऑल, आंसर क्या होगा? डी क्या होगा? तो यहां पर ये तीनों ही पॉइंट सही। नंबर 1 लिक्विडिटी को मैनेज करना, नंबर 2 प्रोप्राइटरी पोजीशन को मेंटेन करना, नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करना। ये तीनों ही काम इसके रोल है। चलिए, द आंसर इज डी। नाउ जब भी हम बात करते हैं कैपिटल फ्लो को लेकर, तो जब भी हमारे देश में कैपिटल फ्लो होगा तो उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? मनी सप्लाई पर, इंटरेस्ट रेट पर, एक्सचेंज रेट पर, इन्फ्लेशन पर, या सभी पर उसका असर पड़ेगा? एवरीवन बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल फ्लो को लेकर तो इसका असर सब पे पड़ेगा, है ना, इसका असर सब पर पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा?
तो आंसर हमारा पड़ेगा होगा 5। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि द कैपिटल फ्लो इम्पैक्ट मनी सप्लाई पर पड़ता है, इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगा, एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा, इन्फ्लेशन पर भी असर होगा, और हमारा जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि मेन फंक्शन है आईएमएफ का, यानी आपके देश में जो कैश का इनफ्लो होता है और आपके देश में जो कैश का आउटफ्लो होता है, वो 2 अकाउंट से होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो इन दोनों पर डिफरेंस होगा, दोनों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आंसर हमारा 5 हुआ। नाउ अंडर द ऑटोमेटिक रूट द नॉन रेजिडेंस इन्वेस्टर और इंडियन कंपनी does not require any approval from किससे फॉर द इन्वेस्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, और इनमें से कोई नहीं। आई होप जिन्होंने शाम का सेशन किया होगा मेरे साथ 8 PM पे ना, उनका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, बिल्कुल, जिन्होंने शाम का सेशन किया होगा। अब देखो जरा देश, बड़ा लॉजिक क्वेश्चन है। अगर बात हो रही है ऑटोमेटिक रूट की, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में एफडीआई के आने के 2 तरीके हैं, एक या तो बाय अप्रूवल और या तो ऑटोमेटिक रूट। अगर हम बात करते हैं ऑटोमेटिक रूट में, तो आपको आरबीआई नहीं, आपको सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी कि हम इंडिया में आए कि नहीं आए, दैट मीन्स। और अगर हम बात करते हैं बाय अप्रूवल के केस में, तो सपोज मैं एक बैंक हूँ और मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हम अनुमति लेंगे किससे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। सर मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मुझे बिजनेस करना है इंश्योरेंस का, तो हम अनुमति लेंगे, अप्रूवल लेंगे इरडा का। नाउ गेटिंग, तो यहाँ पर आंसर आरबीआई नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ गेटिंग एवरीवन, सभी लोगों को समझ आया कि आंसर दूसरा क्यों होगा। क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज को समझिए। जब भी कोई फॉरेनर हमारे देश में निवेश करेगा तो अप्रूवल लेगा किससे, सरकार से, और अप्रूवल लेगा भी नहीं किससे, तो सरकार से नहीं लेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा दूसरा होगा। अंडर गवर्नमेंट रूट आपको अनुमति लेनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और आपको जिस भी डिपार्टमेंटल में पैसा लगाना है, निवेश करना है, आपको उसका अप्रूवल लेना होगा। और पहले यही काम हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसका नाम है FIPB, जो पूरी तरीके से एबॉलिश हो चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यही पहले देती थी हमारे देश में अप्रूवल एफडीआई का।